नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और हमारी खास सीरीज क्विज में। इसके अंतर्गत हम लोग आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और उससे संबंधित फैक्ट का डिस्कशन करते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच क्विज 4 के साथ हूं। तो अगर आपने 3 क्विज इसका नहीं देखा है, क्विज 1, क्विज 2 और क्विज 3, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उन तीनों क्विज को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो बीए के एंट्रेंस के लिए, साथ ही बीएड ह्यूमैनिटीज के एंट्रेंस के लिए, बीए एलएलबी और पीईटी कोर्सेस में, वैसे कोर्सेस जहां की कॉमन एंट्रेंस लिए जाते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि मैंने पिछले 3 क्विजेस में आपको बताया है। तो आपको तीनों क्विज का, तीनों क्वेश्चंस का आंसर जो है फटाफट कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आपको यह बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ। और तीसरा क्वेश्चन है, एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीआरबी। ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले 3 क्विजेस में बताए हैं। उम्मीद है आप तीनों के उत्तर जान रहे होंगे। तो आइए आज के क्विज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है। अब जैसे प्रेसिडेंट रूल की बात आई तो हमारे मन में आर्टिकल 356 जो है वो क्लिक हो जाना चाहिए। अब आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। कभी कभी इसके लिए स्टेट इमरजेंसी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है प्रेसिडेंट्स रूल। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में स्टेट इमरजेंसी यूज कर दिया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो जो है प्रेसिडेंट रूल की ही बात कर रहा होगा। लेकिन एक आर्टिकल 352 भी है जो आपको कंफ्यूज करेगा इमरजेंसी के नाम पे। आर्टिकल 352 जो है ये नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, राष्ट्रीय आपात से। इसको कहते हैं प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी। ये जो है 3 बार हमारे देश में लगाया जा चुका है। एक लगाया गया है 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा लगाया गया 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और इसी समय बांग्लादेश का भी विभाजन हुआ और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश का उदय हुआ। और तीसरा जो सबसे ज्यादा चर्चित है, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था 1975 में, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के आधार पे। कहा कि आंतरिक समस्याएं हैं देश में जिसके आधार पे राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। तो 1978 में चूंकि ये इमरजेंसी बहुत पॉपुलर हुआ, इसमें सारे विपक्ष के नेताओं को और जो भी विरोधी दल के लोग थे उनको जेल में डाल दिया गया था। तो बाद में 1978 में अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट में जो बात कही गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की, उसको चेंज किया गया और कहा गया नहीं, ऐसे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस मान के आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। आप इमरजेंसी तब लगाएंगे जब आर्म रिबेलन होगा, यानी हथियार के साथ अगर लोग विद्रोह करेंगे तभी आप ये लगा सकते हैं। और 352 के जो नियम है उसको और कठोर कर दिया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। ये है कि मैक्सिमम कितने समय के लिए लगा सकते हैं, तो मैक्सिमम हम लगा सकते हैं 3 साल के लिए। इसमें भी कई उपबंध है, इसके भी कई रूल्स एंड लॉ हैं। पहले 6 महीने के लिए लगाया जाता है, फिर हम एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति इससे चुनाव आयोग से जो है लेना पड़ता है कि भाई वहां चुनाव करवाने की जो है क्षमता भी हम में नहीं है, स्थिति ऐसी नहीं है कि हम वहां चुनाव करवा सके, तो फिर इसको मैक्सिमम बढ़ा के 3 साल के लिए किया जा सकता है। हालांकि कुछ अपवाद है इसमें, जैसे कि पंजाब में कुछ ज्यादा समय के लिए लगा दिया गया था, जम्मू कश्मीर में लगाए गए हैं। लेकिन आप जो सामान्य तौर पे है, स्पेशल प्रोविजन को छोड़ दिया जाए तो 3 वर्ष ही है और आपके एग्जामिनेशन में 3 वर्ष ही आपको टिक करना है, ये जानिए। ठीक, डीप में इसको और जानने की आपको जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम अवधि जो है वो 3 वर्ष हो सकती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वर द फंडामेंटल राइट्स टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो मूलभूत अधिकार जो है, मूलभूत अधिकार आपके लिए गए हैं अमेरिका से। अब मैंने आपको बताया था इसके बारे में कई चीजें, फैक्ट जो है पिछले वीडियोस में, तो आप थोड़ा कमेंट करके बताइए कि मूलभूत कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, वो हमने किस देश से अडॉप्ट किया है। तो इसका आंसर होगा अमेरिका। मूलभूत अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं।
चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सेशंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। मैंने ये पहले भी आपको बताया है कि अधिकतम अंतर जो होगा वो 6 महीने का होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने का ही अंतर होगा, 6 महीने से कम का भी अंतर हो सकता है। और मैंने आपको पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में पिछले वीडियो में बताया है। सामान्य तौर पे भारत में कितने सेशन आयोजित होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट डू आर्टिकल्स 17 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 क्या प्रदान करते हैं। तो आर्टिकल 17 के बारे में आपको पता होगा। आर्टिकल 17 जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक, और आर्टिकल 18 हमारा जो है वो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों के अंत से संबंधित है, उपाधियों के अंत से संबंधित है। यानी कोई किसी को उपाधि नहीं मिलेगा, जैसे पहले महाराजा की उपाधि मिलती थी, राय बहादुर की उपाधि मिलती थी, ये सब अंग्रेज के टाइम की बात है। तो ये सारी उपाधियां अब किसी को नहीं मिलेगी। तो ये दोनों जो है किससे संबंधित है। अस्पृश्यता का उन्मूलन क्या आर्थिक से संबंध रखता है, राजनीति से संबंध रखता है या धार्मिक से संबंध रखता है। इन तीनों में ये किसी से संबंध नहीं रखता है, ये हमारा संबंध रखता है सामाजिक से। तो सोशल इक्वालिटी दोनों हमारा आर्टिकल 17 एंड 18 जो है हमारा सोशल इक्वालिटी से संबंधित है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। अब मौलिक अधिकार कितने हैं ये आपको पढ़ना है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके एंट्रेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको देखिए एक मैपिंग के जरिए जो है समझाता जा रहा हूं कि कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो हमारा इस क्वेश्चन के अनुसार आइए पहले हम इसको डील करते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो क्या राइट टू इक्वालिटी आपका मौलिक अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध आपका मौलिक अधिकार नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता का आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये सब आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन पहले जो संपत्ति का अधिकार जो था, जो कि आपका मौलिक अधिकार था, इसको 44th अमेंडमेंट में, संविधान के 44वें अमेंडमेंट में जो कि 1978 में हुआ था, उसमें बदल दिया गया और इसको अब लीगल राइट बना दिया गया। हालांकि इस पर अभी भी चर्चा चल रही है ये कौन सा राइट हमारा है। हालांकि लीगल राइट माना जाता है, कहीं कहीं जो है इसको हम ह्यूमन राइट के रूप में देखते हैं। तो ये हमारा संबंधित है। अब देखिए अब फंडामेंटल राइट में आपको बता दे रहा हूं कि आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल ड्यूटीज देख लीजिएगा। तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं मुख्य तौर पे, ठीक ना। पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आप इसको लिख लीजिएगा, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से 18 तक संबंधित है, आर्टिकल 14 से 18। उसके बाद हमारा राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा 19 से 22 है, 19 से 22। उसके बाद हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा संबंधित है 23 और 24। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ये हमारा है आर्टिकल 25 और 28, 25 से 28। ठीक, उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी आपको सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये हमारा जो है आर्टिकल 29 और 30 से संबंधित है। और फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारा संबंधित है आर्टिकल 32 से लेके 35 तक। तो आर्टिकल 32 से 35 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है। तो आप इसको देख लेंगे, ये आपके 6 जो हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसका कि वर्णन हमारे संविधान के पार्ट 3 में होता है। पार्ट 3 में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं किस पार्ट में बताए गए हैं। तो पार्ट 3 में बताए गए हैं और मैंने आपको आर्टिकल बता दिया। आप अच्छे से अपने नोट्स में इसको दर्ज कीजिएगा और यहीं पे फंडामेंटल ड्यूटीज को भी लिख लीजिएगा ताकि आप आगे पढ़ें तो आपको आसान रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है दोस्तों। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाएं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन जो है सब्सक्राइब करने के बाद जरूर दबाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस चैनल से जुड़ सके। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो तो। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु के संबंध में जो है कोई विशेष स्पष्टीकरण संविधान में नहीं है। ये आयु से न संबंधित होकर इनका संबंध जो है वह इस पे है कि वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है। तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है सदस्य बनने की वो है हमारा 25 साल, लेकिन यदि राज्यसभा का कोई सदस्य बनना चाहेगा तो वह हमारा है 30 साल। तो प्रधानमंत्री बनने, जैसे ये क्वेश्चन देखिए 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आपका सारा ध्यान प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु की ओर खींच रहा है, लेकिन मेन प्रश्न ये सिंपल प्रश्न है कि राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। तो इसका उत्तर है 30 साल, और प्रधानमंत्री जिस सदन के हैं उसी हिसाब से आयु की एलिजिबिलिटी उन पर लागू होगी। तो जब वह राज्यसभा का सदस्य है तो कम से कम उसके लिए 30 साल चाहिए, उसके पहले वो राज्यसभा से सदस्य बन ही नहीं सकते, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। इसलिए इसका उत्तर 30 साल है। इसमें कई लोग 25 भी लगा देंगे जो कि गलत होगा। 25 तब होगा जब वो लोकसभा से मेंबर ऑफ लोकसभा होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा 7वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसे राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है। मैंने पिछले ही वीडियो में आपको कौन नियुक्ति करता है, किसको इस्तीफा सौंपता है, ये सब बताया है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि राज्यपाल अपना इस्तीफा जो है वो प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। लेकिन ओथ कौन दिलवाते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रेसिडेंट ये राज्यपाल को जो है गवर्नर को कौन ओथ दिलवाता है, कौन उनकी शपथ दिलवाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सिंपल सा आंसर BN राव, वन लाइनर है, इसको लगाएंगे निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया। तो डाक टिकट शुरू करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी जिनका कार्यकाल 1848 से लेके 1856 तक था। इन्होंने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको हिंदी में कहते हैं हड़प नीति, हड़प नीति या व्यापगत सिद्धांत। याद रखिएगा, व्यापगत सिद्धांत। इसके अनुसार क्या किया था, इन्होंने राज्यों को हड़पने की नीति अपनाई। सब राज्य जैसे कि 1848 में सतारा को अपने अंतर्गत मिला लिया ब्रिटिश राज्य में। कहा कि अब सतारा का कोई योग्य अधिकारी नहीं है और उसके अंतर्गत जो है वो ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बना लिया गया। इसी से जो है जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, इसमें इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की भी एक प्रमुख भूमिका थी। इस नीति के कारण राजे रजवाड़े जो हैं इनसे रुष्ट हुए थे। इन्होंने ही 1853 में, इन्हीं के रीजन में 1853 में यानी डलहौजी के रीजन में भारत में पहली बार रेल चला था 1853 में, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि किसके शासनकाल में जो है किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में या शासनकाल में रेल भारत में चला। तो वो चला डलहौजी के शासनकाल में। डाक विभाग का पुनर्गठन जो है वो इन्होंने ही किया था, याद रखिएगा। डाक विभाग का पुनर्गठन शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, इन्होंने किया था। साथ ही भारत में PWD की स्थापना, PWD इसकी भी स्थापना जो है वो डलहौजी ने ही किया था। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। इज पॉपुलरली नोन एज देवानाम प्रिय। तो देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है अशोक। ठीक, अब अशोक से संबंधित एक चीज आपको मैं बता दूं जो कॉमन है आपके एंट्रेंस के लिए कि पूछा जाता कलिंग वार। कलिंग वार जो है इंपॉर्टेंट है, 261 BC में हुआ था। ठीक है, 261 BC में, इसको आप ध्यान देंगे। 261 में कलिंग वार हुआ था। आपको यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अशोक के फादर कौन थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई लोग कंफ्यूज करेंगे, मुझे पता है। अशोक के पिता का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों, आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। अभी भी हमारे कोर्सेज में एडमिशन ओपन है।
अगर क्वेश्चन रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करिए, सारी डिटेल्स वहाँ मौजूद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। क्रिप्स मिशन जब भारत आया उस समय भारत के वायसराय निम्न में से कौन थे। तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया। क्रिप्स मिशन आया भारत 1942 में, 1942 में। और 1936 से लेके 44 तक जो है वायसराय कौन थे, लिन लिथगो थे, लिन लिथगो। तो 42 में कौन होगा, लिन लिथगो होगा। इसका आंसर होगा हमारा लिन लिथगो। अब एक चीज और जान लीजिए, 1936 से 44 के बीच में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हुआ है। ये अगर पूछ दिया कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो उस समय भारत का जो है वायसराय कौन था, तो लिन लिथगो होंगे। अगस्त प्रस्ताव जिस समय आया, अगस्त प्रस्ताव उस समय कौन था, ये भी हम बताएं 36 से 40। अगस्त प्रस्ताव कब आया है, 40 में आया है। 44 बताए हैं, अगस्त प्रस्ताव कब आया है, 40 में आया है। तो जब अगस्त प्रस्ताव आया तो उस समय भी लिन लिथगो थे। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, तो 44 तक थे। तो इस समय भी कौन थे, लिन लिथगो थे। तो ये आपके लिन लिथगो से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। एक बार आप गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्यकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, जैसे मैंने इसमें आपको बताया, तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो है लिख लीजिएगा। 10-12 गवर्नर जनरल और वायसराय से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक दो क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित देखा जाता है, तो आप इसको जो है देखिएगा। 10 या 12 गवर्नर जनरल या वायसराय से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन जो है वो है अन्ना घाट, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अब एक चीज और जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो को कहा जाता है माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला। ठीक है, हिंदी में कहते हैं मृतकों का टीला। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो की थी रखाल दास बनर्जी ने, रखाल दास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। यहीं से हमें प्रोटो शिवा के सील भी मिले हैं, प्रोटो शिवा, पशुपति शिवा, पशुपति महादेव जिसको कहते हैं, उसके जो है हमें मुहर प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे चीज आप ध्यान रखिएगा। और जिस तरीके से मैंने आपको एक शहर के बारे में बताया, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो प्रमुख 10-12 शहर हैं सब के बारे में इसी तरीके से पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में से पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किनके मध्य लड़ा गया था। When was the third battle of Panipat in 1761 fought among whom। तो ये लड़ा गया था आपका मराठा और अफगान के विरुद्ध। ठीक है, अब जब हम तृतीय पानीपत के युद्ध की बात कर रहे हैं तो ये भी तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि फर्स्ट कब हुआ और सेकंड कब हुआ। तो फर्स्ट पानीपत की लड़ाई जो है वो 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर एंड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी किस राजवंश के थे, लोदी। मान लीजिए ऑप्शन भी दे दिया कि प्रथम पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ, और बाबर और इब्राहिम लोदी ना देके दे दिया मुगल और लोदी। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चंस को जो है कभी कभी एकदम हल्का कर दिया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो आप नाम में ढूंढने लगिएगा कि कौन सा राजा था। उसके बाद सेकंड पानीपत का जो हुआ था वार, वो हमारा हुआ 1556 में, 1556 में। ठीक ना। और ये किसके किसके बीच हुआ, ये हुआ हेमू एंड अकबर के बीच। हेमू कौन, हेमू थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको कि लास्ट हिंदू एम्पेरर भी माना जाता है। तो ये हमारा है 13 का आंसर। 13 का आंसर होगा मराठा और अफगान के बीच में 1761 में। तीन पानीपत के युद्ध के बारे में आप जान गए, 1526, 1556 और 1761। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्न में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग तोमर रूलर्स इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशिंग द सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसको दिया जाता है अनंगपाल को। ठीक ना। लेकिन अब कुछ और शहर के बारे में जान लीजिए जहां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आता है अमृतसर। अमृतसर, अमृतसर जो है ये गुरु रामदास, गुरु रामदास। गुरु रामदास कौन थे,
ये सिखों के चौथे गुरु थे, फोर्थ गुरु, सिखों के चौथे गुरु थे। उसके बाद पाटलिपुत्र, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कौन किया? पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन किया। उदयन, ठीक ना, हर्यक राजवंश का ये शासक था। मगध डायनेस्टी की उसमें शुरुआत हुई थी। हर्यक राजवंश की स्थापना जो है वो बिंबिसार ने किया था, उसी के वंश का शासक ये उदयन। ठीक, इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट शहर है वो हमारा है आगरा। आगरा जो है वो सिकंदर लोदी ने बसाया, सिकंदर लोदी। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट हमारा शहर है वो है कोलकाता। कोलकाता की स्थापना जॉब चॉर्नक, जॉब चॉर्नक ने किया। और उसके बाद आता है हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद की स्थापना किए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो ये सारे शहर आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। इससे अतिरिक्त भी कुछ शहर जैसे कश्मीर, ये सब आप देख लीजिएगा कि इसकी स्थापना जो है कौन किया है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, विच मुगल रूलर ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी द प्रिविलेज ऑफ डूइंग बिजनेस इन बंगाल। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया? तो यह प्रदान किया था फर्रुख सियर ने। ठीक ना, फर्रुख सियर जो है जिनको कि घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता था, घृणित कायर, ये इनकी टाइटल था, एक तरह से ये समझ लीजिए। हुआ यह था कि 1717 में एक अंग्रेजों का डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल आया फर्रुख सियर से मिलने। 3 लोग आए थे मुख्य रूप से, इसमें से एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन। और उस समय फर्रुख सियर जो है वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, तो हैमिल्टन ने जो है इनका इलाज कर दिया। उसी इलाज के बदले खुश होके जो है इन्होंने कहा कि जाओ अब तुम जो है निःशुल्क व्यापार करो, बिना सीमा शुल्क दिए। और इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो है मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक ना, 1777 में जो प्रिविलेज दिया गया फर्रुख सियर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू रीड अशोकाज इंस्क्रिप्शन। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सिंपल एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। ये उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने जो है इसको पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच मेंबर अमंग द अष्टप्रधान मेंबर्स ऑफ शिवाजी लुक्ड आफ्टर द फॉरेन अफेयर्स। शिवाजी का अष्टप्रधान सदस्यों में कौन सदस्य विदेशी मामलों के जानकार है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आप अष्टप्रधान के बारे में जरूर पढ़िएगा। चलिए मैं आज बता दे रहा हूँ अष्टप्रधान के बारे में भी आपको। तो इसमें पेशवा, पेशवा जो है ये हमारे होते थे प्रधानमंत्री। हिंदी में भी पेशवा को और इंग्लिश में भी पेशवा को पेशवा ही कहते हैं। ठीक, उसके बाद होता है आमत्य। ये सारे टॉप नाम जो है नाम है, इसलिए इंग्लिश में भी सेम वर्ड यूज होता है। आमत्य जो होता था वो होता था फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्री। अष्टप्रधान में 8 लोग होंगे, याद रखिएगा। तीसरा जो इसमें है वो है मंत्री। अब मंत्री के लिए कभी कभी वाकईनिवीश शब्द का प्रयोग करते हैं, वाक्यान्वीश, वाक्यान्वीश शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ये कौन होते थे? ये होते थे आपके स्पाई डिपार्टमेंट के, जासूसी विभाग के प्रमुख, जासूसी प्रमुख। 3 हो गया, पेशवा प्रधानमंत्री, अमत्य वित्त मंत्री, मंत्री या वाक्यान्वीश जो है ये जासूसी यानी कि स्पाई डिपार्टमेंट के हेड होते थे। उसके बाद होता था सचिव, चौथा। सचिव को कभी कभी जो है सुरूनवीश भी कहते थे, सुरूनवीश। ठीक ना, और ये हमारा होता था राजकीय पत्र से संबंधित, राजकीय पत्र यानी कि जो भी लेटर्स वगैरह का डिपार्टमेंट होता था वो ये देखते थे। 5वां हमारा है सेनापति। सेनापति तो कोई भी बता देगा कि सेना का अध्यक्ष होता है, लेकिन कभी कभी याद रखिएगा इसको कहा जाता था सरे नौबत। सरे नौबत दोनों एक ही चीज है, दोनों सेना का प्रमुख है, अलग नाम है बस। ठीक ना, सेनापति को ही सरे नौबत कहा जाता था। उसके बाद हमारा अगला जो है वह है पंडित राव। पंडित राव, ठीक, ये नाम से ही स्पष्ट है कि धार्मिक मामलों के जानकार होंगे, ये धार्मिक मामलों के जानकार होते थे। और हमारा सात अंतिम जो है वो है सुमंत, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो सुमंत जो है वो देखते थे विदेश के मामलों को, विदेश मंत्री, ये सॉरी सुमंत जो है हाँ विदेश मामलों को देखते हैं, यानी विदेश मंत्री थे, इसके फॉरेन मिनिस्टर थे। ठीक,
तो अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कि अष्टप्रधानों में विदेशी मामलों की देखरेख कौन करता है, तो आप अब निश्चित तौर पर लगा देंगे कि सुमंत जो है वो विदेशी मामलों की देखरेख करते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल को, विच ऑफ द गवर्नर जनरल इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकॉफ को। 1835-36 इनका कार्यकाल रहा है और इसी दौरान इन्होंने समाचार पत्र पे लगे सेंसरशिप को, जो न्यूज पे या जो पत्र पत्रिकाएं छपती थी भारत में, उस पे लगे सेंसरशिप को इन्होंने समाप्त किया और इसी के लिए इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय जो है वो इंडो ग्रीक रूलर को दिया जाता है। लेकिन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। सबसे पहले तो चलाया कौन? इंडो ग्रीक। सबसे शुद्ध कौन चलाया? प्योर कौन चलाया? तो जो सबसे शुद्ध चलाया वो आपके थे कुषाण। ठीक, इनको याद रखिएगा, कुषाण। और जो सबसे ज्यादा चलाया वो आपके चलाए गुप्त। सबसे ज्यादा वो चला गुप्तों का शासनकाल में। ठीक ना? तो प्रश्न अगर ये चेंज करके यहां दे दे कि भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे शुद्ध चलाने का श्रेय किससे दिया जाता है, तो उस समय हो जाएगा कुषाण आंसर। लेकिन अभी क्या क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो हमारा इंडो ग्रीक है। ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये देता है कि भारत में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो उसमें उत्तर हो जाएगा हमारा गुप्त। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसके कंसेप्ट को बिल्कुल याद रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में आप कंफ्यूज कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा पुराण है? ठीक ना? आपको बताना है कि इसमें कौन सा पुराण सबसे प्रमाणिक है। तो इसमें सबसे प्रमाणिक पुराण जो है वो हमारा है मत्स्य पुराण। ऑप्शन ए हमारा सही है। अब ये जान लीजिए कि पुराणों की संख्या जो है वो होती है 18। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। और पुराणों को संकलित करने का श्रेय जाता है ऋषि लोमहर्ष को। ऋषि लोमहर्ष, लोमहर्ष इंग्लिश में भी लोमहर्षि कहेंगे। और उनके पुत्र जो हैं उनका नाम है उग्रश्रवा। उग्रश्रवा, इनको भी श्रेय जाता है। इन दोनों को जाता है। ऑप्शन आप देखिएगा आपको क्या मिला। अगर दोनों मिला तो दोनों होगा, और कोई एक रहा तो कोई एक भी आप लगा लीजिएगा अपने एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से। तो मत्स्य पुराण जो है वह सबसे पुराना और सबसे प्रमाणिक माना जाता है। अब ये जानिए कि इसमें जो है शुंगों और सातवाहनों का इतिहास है। क्या है? शुंगों और सातवाहनों का इतिहास है। इसी से हमको जानकारी मिलती है इसके बारे में। इसके बाद दो और प्रमुख जो है पुराण, जो कि एक है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में जो है हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के बारे में। और एक है हमारा वायु पुराण, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, वायु पुराण। इससे हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये आपके पुराणों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है कि निम्न में से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो गायत्री मंत्र लिया गया है डी, ऋग्वेद से। अब ऋग्वेद में जो है कुल 1028 सूक्त है। सूक्त मतलब हिम्स। ठीक ना? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है, 10 मंडल है यानी पाठ। ठीक। और 10वें मंडल में ही हमको पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी मिलती है। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त क्या है? इसी में वर्ण व्यवस्था, चातुष्य वर्ण, ठीक ना, 4 वर्णों के विषय में जानकारी मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह प्रश्न भी आता है कि चातुष्य वर्ण, 4 वर्णों के विषय में जानकारी किस वेद से मिलती है? वह भी मिलती है ऋग्वेद से। थोड़ा और डीप जाएगा तो ऋग्वेद के किस मंडल से मिलती है? तो वह मिलती है 10वें मंडल से। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7वें मंडल में जो है दशराज युद्ध हुआ था एक। ठीक ना? दशराज युद्ध ये हुआ था पुरुषानी, यानी आधुनिक समय में पुरुषानी को रावी के नाम से जाना जाता है। तो पुरुषानी नदी के तट पे यानी रावी नदी के तट पे युद्ध हुआ था। और तीसरे मंडल से हमने गायत्री मंत्र लिया है। गायत्री मंत्र कहां से लिया है? 3rd मंडल से। 3rd मंडल से। तो 10 मंडल हैं। ऐसा माना जाता है कि पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे नवीन यानी कि बाद में जोड़ा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और 10वें मंडल से हमें पुरुष सूक्त के विषय में जानकारी
मिलती है। तो ये हमारा ऋग्वेद से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट था। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को कभी कभी बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कहते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक ना। इसकी शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी, जिसका कि शासन कब से कब तक था, 1296 से 1316 इसका कार्यकाल माना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया है ये कि किस भारतीय शासक के समय जो है, किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण भारत पर हुआ। तो उस समय हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और इसी से बचने के लिए इसने एक सीरी के गेट का भी निर्माण करवाया था, हालांकि वो आपको उतना डीप नहीं पूछेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो हमारा आ गया अब जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप जो है वो किया जाता है एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। तो अब जब हम ग्लैंड के बारे में जाने तो आप जानिए दो तरह के ग्लैंड होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा हमारा होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड को जो है डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। आपको आशुतोष सर ने क्लासरूम में ये सारी बातें बताई होंगी इंडोक्राइन के बारे में। तो थोड़ा ग्लैंड से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए आपको ये जानना है ये ग्लैंड करते क्या है। ये ग्लैंड जो है हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं, और ये हार्मोन्स आपके बॉडी को अलग अलग तरीके से नियंत्रित करता है। एज फॉर एग्जांपल एड्रीनल ग्लैंड के कारण जो है रक्तचाप नियंत्रित रहता है। उसी तरह हमारे पास आया दूसरा ऑप्शन थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड आप जान लीजिए ये होता है आपके गले के पास, ठीक ना। और ये इसके कारण जो है आपका हार्ट रेट स्लो हो सकता है, या थायराइड ग्लैंड अगर प्रॉपरली वर्क ना करे तो आपके वेट में अनयूजुअल गेन या अनयूजुअल लॉस भी हो सकता है। उसके बाद तीसरा हमारा है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है यह चाइल्ड में इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। याद रखिएगा कि आज जिस इम्यून की बात कर रहे हैं इस कोरोना के युग में, थाइमस उसके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके चाइल्ड में, बच्चों में। धीरे धीरे ये लोप हो जाता है जब बच्चा है बड़ा होता है। और उसके बाद हमारा चौथा है कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम जो है ये भी डक्टलेस ग्लैंड है, और ये ओवेरी से रिलेटेड है। इसमें जो है वोमेन्स साइकिल को रेगुलेट करता है। ये जो हार्मोन रिलीज करता है उससे वोमेन साइकिल रेगुलेट होता है। और इसका मेन फंक्शन जो है वो ये है कि यूटेरस को प्रेगनेंसी के लिए ये रेडी करता है, ठीक ना। तो ये कॉर्पस लेक्टम ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ यहाँ से एक दो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पिट्यूरिटी ग्लैंड, जिसको कि पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूरिटी ग्लैंड, ठीक ना। हिंदी में इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि, लिख लीजिएगा आप लोग अपने नोटबुक में, पीयूष ग्रंथि। यह जो है ब्रेन का हिस्सा आपके ब्रेन में पाया जाता है, ठीक ना। और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है ये कि मास्टर ग्लैंड जो है वो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके पीयूष ग्रंथि को, यानी कि पिट्यूरिटी ग्लैंड को, ठीक। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी चैप्टर को आप देखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायनमो कन्वर्ट करता है। ये आपका क्वेश्चन डे टू डे लाइफ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विषाणु के द्वारा निम्नलिखित में कौन सी बीमारी होती है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कौन बीमारी किससे होता है, तभी आप बता पाएंगे। तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा फ्लू, लेकिन जान लीजिए वायरस से कुछ और जो इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में। वायरस से इंपॉर्टेंट है आपका स्मॉल पॉक्स या पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, दोनों, ठीक है ना, ये वायरल डिजीज है। उसके बाद हमारा है पोलियो, उसके बाद हमारा है रेबीज, फिर हमारा है इबोला, अभी एक और चर्चा में आया है हंता, हंता फीवर। हंता फीवर भी जो है ये भी वायरल डिजीज है, इससे भी ये फैलता है, ठीक ना। और इसका उत्तर होगा
फ्लू। लेकिन अब ऑप्शन में मलेरिया टाइफाइड भी दिया हुआ है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मलेरिया टाइफाइड के बारे में भी जान लीजिए। तो मलेरिया कैसे होता है? तो ये ना तो वायरस से होता है ना ही बैक्टीरिया से होता है। ये आपका होता है मच्छर के काटने से, और मच्छर अपने साथ एक पारासाइट जो है, ठीक ना, पारासाइट लेके जाता है जिसको कि प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो आपके रक्त में वो छोड़ देता है और उसी से मलेरिया डिजीज फैल जाता है प्लाज्मोडियम के कारण, और ये होता है मच्छर के काटने से। ये ना तो वायरल है ना ही बैक्टीरियल है। और तीसरा ऑप्शन हमारा है टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है। ये कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, सड़ा गला भोजन खाने से फैलता है। इसीलिए फास्ट फूड खाने से जो है मना किया जाता है, जांच परख के हमें खाना पीना लेना चाहिए। और ये होता है आपका सेलोमोनेला टाइफी नामक, सेलोमोनेला टाइफी नामक जो है एक बैक्टीरिया होता है जो कि कंटामिनेटेड वाटर और फूड्स में उत्पन्न होता है, और ये जब आपके शरीर में जाता है फूड के साथ, तो ये आपको जो है बीमार कर देता है। तो ये आपका था बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन। इसमें आप जरूर देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन जो कौन सा डिजीज किस वायरस के कारण होता है, कौन आपके बैक्टीरिया के कारण होता है, और कौन सा डिजीज किस अंग को प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन भी आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? इसका आंसर होगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक ना, SO2। अब जब क्या होता है, हम लोग फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में आपका कोल आ जाता है, या फिर ऐसे सभी जो कि टॉक्सिक जो है गैसेस रिलीज करते हैं, वो आपके फॉसिल फ्यूल्स में लकड़ी वगैरह से भी होता है, आप जो ऑयल जलाते हैं उससे भी होता है। तो जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो उससे कुछ टॉक्सिक गैस रिलीज होता है, तो उसी से जो है सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। और जब पर्यावरण में इसकी मात्रा किसी क्षेत्र विशेष में अधिक हो जाती है, तो पत्तियां जो है पेड़ों की काली होकर गिरने लगती हैं। और कभी कभी कॉपर एक्सट्रेंशन से भी जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और उससे भी वायु में जो है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और पत्तियां काली होकर गिरनी शुरू हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया में हमारा स्प्लीन यानी कि प्लीहा जो है वो प्रभावित होता है। अब प्लीहा कहाँ पाया जाता है ये पता है आपको? प्लीहा पाया जाता है, इट इज फाउंड अंडर द रिब केज एंड अबव द स्टोमक इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। सिंपल ये समझिए कि ये एब्डोमेन से संबंधित है, और ये रिब केज के नीचे पाया जाता है, और आपके पेट के ऊपर जो लेफ्ट फोर्थ क्वाड्रेंट है, चौथी जो आपका क्वाड्रेंट है, ये उस स्थान पे पाया जाता है। तो ये आप जरूर एक बार देखिएगा, मैंने अभी आपको बोला है कि किस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा यौगिक कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, और हाइड्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। अच्छा, हम यहाँ आपको एक क्वेश्चन देके जा रहे हैं, आपको पता करना है कि C6H12O6, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में भी। तो C6H12O6 क्या है ये जरा देखिएगा, और इससे रिलेटेड फैक्ट को एक बार चेक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से पाया जाने वाला प्रदूषक और हानिकारक गैस कौन सा है? तो सिगरेट में ऐसा कौन सा गैस है जो नहीं मिलेगा? इसमें उत्तर मारिए सीधा, ऑल द अबव, ठीक ना। बेंजीन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड भी पाया जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जाता है। तो ये ऑप्शन में जितने गैसेस हैं वो सब, जितने भी हानिकारक गैसेस हैं वो सब आपके सिगरेट में मिलता है, और फिर भी लोग जम के सिगरेट पीते हैं। तो ऑल द एबव इसका आंसर होगा। और अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ आर्टरीज ड्यू टू द फ्रीजिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों में आई कठोरता को क्या कहते हैं? तो धमनियों में आई कठोरता को एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक ना। ये क्या होता है, जब उसमें आपके धमनियों में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड फ्लो में जब जमाव आ जाता है, रुकाव आ जाता है, तो वहां पे जो है आपको ये बीमारी हो सकती है, ठीक ना। और ध्यान दीजिएगा कि आर्टरीज से संबंधित है, और आर्टरीज ही आपके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को
हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है। तो आर्टरीज कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे ही ऑक्सीजन से इसका कनेक्शन हुआ और जब इसमें कठोरता आएगी, ब्लड फ्लो स्लो होगा, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का जो प्रॉपर होना चाहिए बहाव वो बंद होगा, तो इससे शरीर में और कई दिक्कतें आती हैं। ये हानिकारक और जानलेवा तक भी होता है। तो ये आपके आज 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जनरल साइंस को कवर किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप हर एक बातों को बहुत अच्छे से समझे होंगे। दोस्तों, अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो hello.suraj121 पे फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर पे @सूरज वर्ल्ड पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ और क्विज के साथ। लेकिन आप इस क्विज को जरूर पूरा तैयार करिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसके ऊपर मैं और आपको कोशिश करूंगा कि कुछ कंटेंट प्रोवाइड करूं। और आपको बता दें कि BHU वर्ल्ड पे BHU एंट्रेंस रिलेटेड सारी जानकारियां प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। और एक बात कि अगर आपने 3 क्विज नहीं देखा है तो तीनों क्विज जरूर देख लें, क्योंकि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।